हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के एक नए पॉडकास्ट में। आज हम लोग के साथ मौजूद है नीतीश कुमार शाह। तो चलिए उनसे जान लेते हैं कि वो कौन है और क्या करते हैं। तो नीतीश जी, वेलकम टू ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग को व्यूअर्स का थोड़ा आप बताओ कि आप कौन हो और क्या करते हो। तो वाइस थैंक यू फॉर ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड जैसे कि आप लोगों को सर ने बताया कि मेरा नाम नीतीश कुमार है एंड मैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग से सर्टिफाइड हूँ। मैंने ग्लोबल इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स किया है साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग का। एंड अभी समथिंग मेरे पास 2 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है इस डोमेन में। एंड मैं इसी तरह आगे बढ़ रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस को गेन कर रहा हूँ, डेली कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो सबसे पहले नीतीश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कब इस फील्ड में इंटरेस्ट आया और आपको कब लगा कि आप इस फील्ड के लिए एकदम परफेक्ट मैच हो। एक्चुअली सर सीन ये था कि जैसे कि मेरा 12 चल रहा था एंड 12 में मेरे दोस्त लोग थे काफ़ी स्कूल के। तो सीन ये हुआ था कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक क्लास में फिशिंग अटैक से एक लड़की का आईडी हैक किया। ठीक है सर, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड का। ओके ओके। तो मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मैंने किया, तो वो टाइम से मुझे इंटरेस्ट जगा कि हम्म। हाँ कुछ सीखते हैं इसके बारे में। मैंने यूट्यूब में काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन जैसे कि आपको पता हो कि यूट्यूब में इतना डीपली नहीं मिलता कोई भी चीज़। कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता है वो चीज़ अगर कोई बताना चाहे, अगर डिटेल्स में। तो मैंने वहाँ से कुछ नॉर्मल वगैरह पढ़ा, नॉर्मल वहाँ से सीखा, गाइड वाइड हम्म। देखा, वहाँ से गाइडेंस लिया करियर के बारे में, क्या फील्ड है, कैसा जॉब है, कैसा क्या सीन है। उसके बाद मैंने रैंडमली एक दिन सोचा कि देखते इसका इंस्टीट्यूट है कि नहीं, या कहीं ये सब का कोर्स होता है कि नहीं। मुझे इसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था कि इसके बारे में कुछ कोर्स वगैरह भी होता है। तो मैंने सर्च किया एक दिन, इथिकल हैकिंग इन इंडिया। तो मैंने सर्च किया हम्म। तो टॉप में जो रैंकिंग कर रहा था वो हमारा इंस्टीट्यूट ही था। तो अच्छा। मैंने वहाँ से कॉल वगैरह किया, उसके बाद बात किया। तो मैंने वहाँ से कुछ 1 महीने बाद मैं स्टार्टिंग से अरुणाचल में था, तो मैंने वहाँ से कॉल वॉल किया। उसके बाद सर से बात करके मैं नोएडा शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से एक्सेल वगैरह कोर्स किया, हम्म। एक्सेल का डिप्लोमा मास्टर डिप्लोमा किया। उसके बाद बस ओके जो मेन इंटरेस्ट जगह वो मतलब दोस्तों के थ्रू जगह आईडी हैक करके फिशिंग अटैक के बारे में। ओके, ग्रेट। बढ़िया था ये आपका मोटिवेशन बढ़िया था बहुत। जी तो सर। अच्छा, मैं जब आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था थोड़ा, तो तब मैंने आपका प्रोफाइल में देखा कि रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग जी सर। आपने मेंशन करके रखा है। तो जी। आप थोड़ा इसको बोलो कि ये क्या है, क्या होता है इसमें। जैसे कि जो रेड टीम है, ये एक्चुअली होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। रेड टीम जो होता है, जैसे कि कोई कंपनी है एंड कंपनी में हमें रिसर्च करना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है। ऐसे हैकर के थ्रू हम अपने आप को हैकर समझ के कंपनी के अंदर टेस्टिंग करते हैं एंड उसे हैक करते हैं। एंड हैक करने के बाद हम ओके। बताते हैं कि किस तरह से हमने हैक किया एंड कौन सी जगह पे वीकनेस थी। देन उसके बाद हम कंपनी को एक प्रॉपर रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद हम उसे सबमिट करते हैं। एंड रेड टीमिंग का जो मेन चीज़ है टेस्टिंग, तो आई थिंक कोर्स करने के बाद भी कोई भी कर लेता है। जो रिपोर्टिंग वाला सीन होता है रेड टीमिंग के अंदर, हम्म। वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो रेड टीमिंग का सीन है, रिपोर्ट जो होता है वो एकदम प्रॉपर वे में चाहिए होता है, नहीं तो मार्किंग वगैरह सब कट जाता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा, एक ही कंपनी के अंदर 2 एम्प्लॉय है और दोनों का काम एक ही होता हम्म। है, लेकिन एक का सैलरी कम होता है एंड एक का जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है उससे। मेन ये डिफरेंस हो जाता है बिल्कुल। उसके रिपोर्टिंग में सर, कहीं ना कहीं कमजोरी है। ओके ओके। तो हम लोग जब बैकएंड में बात कर रहे थे दोनों, तो आपने मेंशन किया कि एंड्रॉयड है। जी तो सर। आप थोड़ा ये हम लोग का व्यूअर्स को बताओ कि एक एंड्रॉयड किस किस वे में हैक हो सकता है। एंड्रॉयड हैकिंग सर एक ट्रोजन के थ्रू भी हो सकता है, एक ट्रोजन वायरस होता है एंड हम्म। कुछ लिंक के थ्रू भी हो सकता है
एंड कुछ मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पे। एंड आपने काफ़ी बार देखा होगा आजकल होता क्या सीन कि काफ़ी बंदे होते हैं यूट्यूब में प्रीमियम देने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो काफ़ी बंदे करते क्या है, क्रोम से मोड एपीके डाउनलोड करते हैं, उसे यूज़ करते हैं एकदम फ्री में, ऐसे प्रीमियम की तरह। तो ये सब में होता कि जो डेवलपर होता है वो क्या करते हैं, ये सब में कोडिंग के थ्रू एक्सिस बना लेते हैं अपना। वो ओके। एक्सिस मांग लेते हैं कैमरा का, गैलरी का। एंड जो नॉन आईटी बंदे होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं उन्हें सबके बारे में इतना डिटेल्स होता नहीं, तो वो क्या करते हैं सिंपली उस एप्स को यूज़ करने के लिए अलाउ कर देते हैं ताकि हम उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें। तो इसके थ्रू वो हो जाता है हैक, एंड जो भी उनका डाटा होता है, फोटो वीडियो कॉन्टेक्ट सब ए टू जेड उस डेवलपर के पास चला जाता है। ओके। ओके, तो एक चीज वो मेरे को ये जानना है कि देखिए आज के टाइम पे मैक्सिमम जो एंड्रॉयड हैक करना चाहते हैं उनको बेसिकली इन सब चीज़ों से बहुत कुछ मतलब नहीं रहता, उनको बस गैलरी का एक्सेस चाहिए रहता है, कॉन्टेक्ट्स का, चैट्स वगैरह का। लेकिन इससे हट के और क्या क्या एक एंड्रॉयड हैकिंग में परफॉर्म किया जा सकता है? एंड्रॉयड हैकिंग से सर आप यूपीआई अकाउंट, बैंक डाटा, ए टू जेड आईडी पासवर्ड, एंड उसका चाहे तो सोशल मीडिया का भी जो भी आईडी पासवर्ड सेव होता है वो भी आप देख सकते हैं। मतलब ए टू जेड बोले तो पूरा फ़ोन का एक्सेस लिया जा सकता है एंड्रॉयड हैकिंग में। जो जी भी आपके बिल्कुल। फ़ोन में इंस्टॉल है एप्लीकेशन, सबका एक्सेस ले सकते हैं पासवर्ड उसवर्ड सबके थ्रू। ओके, तो जैसे कि अभी मार्केट में बहुत लोग बोलते हैं कि एंड्रॉयड से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है सिक्योरिटी के मामले में आईफोन, राइट? तो जी आपका ओपिनियन इसमें क्या है? क्या आईफोन हैक नहीं हो सकता? जी सर, आईफोन हैक हो सकता है। जैसे काफ़ी सारा आईफोन में भी अपडेट आता है, एंड उस आईफोन को हैक करना इजीली नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी हाई, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल बन नहीं सकता है। तो इसमें हैकिंग करने का एक ही रास्ता है जो कि है जीरो डे वनरेबिलिटी। जैसे उनका अपडेट आए वो टाइम अगर कोई हैक करना चाहे तब कर सकता है, या फिर और एक रास्ता है जो कि होता है थर्ड पार्टी थ्रू के साथ। काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं उनके थ्रू भी किया जा सकता है इंस्टॉल। ओके। ओके, तो नीतीश जी, एक मेरे को एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा जानना है कि लाइक मैं भी ये चीज़ बहुत बार फेस कर चुका हूँ पहले कि वो सिस्टम में रैंसमवेयर या मालवेयर अटैक हो जाता है कभी कभी। जी तो सब फाइल इंक्रिप्टेड हो जाता है, तो हैकर्स जो इंजेक्ट मतलब कि किया है वो फाइल, तो वो एक XYZ एक अमाउंट चार्ज करते हैं। जी तो ये एक रैंसमवेयर या मालवेयर, इसका प्रोसेस क्या होता है? सिस्टम पे ये कैसे अटैक को परफॉर्म किया जाता है एंड ऑल, ये कैसे होता है? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ करने में उन्हें काफ़ी साल लग जाता है। मतलब कम से कम मतलब 3 साल नॉर्मली है। एंड ये जब करते हैं सबसे फर्स्ट इनका काम होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। पूरा इंफॉर्मेशन निकालते हैं ए टू जेड, उसमें कितने एम्प्लॉय है सब कुछ। उसके बाद वो टेस्टिंग वगैरह करते कहाँ से हम रैंसमवेयर अटैक भेज सके या कैसे एग्जीक्यूट कराए उनके सिस्टम में। एंड जैसे उन्हें कभी लूपहोल मिलता है वो वहाँ पे कर देते हैं अपना काम, रैंसमवेयर को एग्जीक्यूट करा देते हैं। एंड जो थर्ड होता है जो कि वो रैंसम मांगते हैं, तो काफ़ी कंपनी करती क्या है ये टाइम में इथिकल हैकिंग को हायर करती है, या फिर उनके कंपनी में ऑलरेडी है हैकर्स तो उन्हें कहती है कि हमें कुछ डाटा जितना हो सके उतना बैकअप करके दो। तो ये सीन में होता क्या है कि काफ़ी टाइम थोड़ा बहुत डाटा बैकअप हो जाता है, लेकिन ओके। 99% केसेस में पूरा डाटा कभी बैकअप नहीं होता है। इसका रीज़न यही है कि वो इनक्रिप्ट हो जाता है, एंड जो उसका एल्गोरिदम है वो काफ़ी समझना मुश्किल हो जाता है। एंड जो बात रही हैकर्स की जिन्होंने ये चीज़ किया है, रैंसमवेयर अटैक जो भेजा है, एंड उस उनके पास भी डिक्रिप्शन की होती नहीं है। वो सिर्फ रैंसम मांगते हैं, एंड रैंसम मिल जाने के बाद वो उसे अपना काम छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। वो उसे डिक्रिप्ट नहीं करते क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि उनके पास भी डिक्रिप्शन की होता नहीं है। वो सिर्फ करते क्या है, बस रैंसमवेयर अटैक किया, उनसे कुछ रैंसम वगैरह मांगा, उसके कहते हैं कि डिक्रिप्ट वगैरह कर देंगे हम अगर हमें ये अमाउंट मिल गया तो। लेकिन होता नहीं ये चीज़।
उनके पास भी एक्चुअली ओके, में डिक्रिप्शन की होता नहीं है। ओके। तो नीचे से एक बात बताइए कि एज़ अ मतलब कि जो बंदा ऐसा नहीं है कि अभी हर किसी को साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग का नॉलेज रहे, जी। राइट? तो एक नॉर्मल बंदा इससे कैसे बच सकता है? जी सर, समझा नहीं। मतलब कि एक नॉर्मल बंदा जी, जो जिसको मतलब एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी का कोई ऐसा नॉलेज नहीं है, जी। तो वो बंदा, एक आम सा बंदा, इस सब चीज़ों से, रैंसमवेयर अटैक से कैसे बच सकता है? रैंसमवेयर से अगर कोई आम बंदा बचना चाहे, तो वो सबसे पहला ये मोड एपीके वाला चीज़ हटा दें। एंड जो भी अगर मलेशियस सॉफ्टवेयर रखा हुआ है फ़ोन में, जिनके बारे में उनके पास जानकारी नहीं है कि ये क्या सॉफ्टवेयर है, क्या काम करता है, तो ये यूज़ ना करें। एंड जो भी लिंक वगैरह आता है आपको ईमेल के थ्रू, लगता है पूरा ऑफिशियल मेल है। जैसे कि आजकल देखा होगा आपने, काफ़ी जॉब वगैरह में काफ़ी आदमी अप्लाई करते हैं। एंड इसमें सीन क्या होता है, आदमी कम से कम 10-15 कंपनी में अप्लाई करते हैं, एंड बाद में उसे भी याद नहीं हुँ, रहता कि मैंने कौन सा कंपनी में अप्लाई किया है। तो ये सीन में जी, होता क्या है कि हैकर्स के पास अगर थोड़ा भी डाटा है कि हाँ, ये बंदा वहाँ पे जॉब ढूंढ रहा है इस कंपनी में, या ये जॉब सर्च कर रहा है, तो हैकर्स ये टाइम में करते क्या, उन्हें एक ऑफिशियली तरह मेल करते कंपनी के थ्रू मतलब कंपनी का जैसे मतलब लगने लायक मेल करता है, एक जेन्युइन मेल की तरह। तो काफ़ी ओके, होता है कि इसमें जैसे कि उन्होंने कहा मीटिंग लिंक किया है या फिर ये पीडीएफ वगैरह है, तो उसमें वो क्लिक करके उसे डाउनलोड करते हैं, या कोई एप्लीकेशन ये डाउनलोड करने बोलते हैं मीटिंग के लिए, तो वो क्या करते हैं कि ये नॉर्मल बंदा वो डाउनलोड कर लेते हैं, तो इनके थ्रू वो हो सकते हैं। ओके। तो जब हैकर्स जब आपको बोलते हैं कि ये पेमेंट करो तो डिक्रिप्शन फाइल भेज देंगे, तो काफ़ी बार ऐसा भी पाया गया है कि बंदे लोग पेमेंट कर भी देते हैं, जी, जिनको ऐसा नॉलेज नहीं रहता। तो जी। तब क्या प्रोसेस रहता है कि काफ़ी काफ़ी बार सुनने को पे ये भी मिला है कि डिक्रिप्टर मिल भी गया। तो ये जी। जो मेन है डिक्रिप्टर, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, कि इसका मैकेनिज्म क्या रहता है? इसका अगर ये जो थोड़ा बता पाए। एक्चुअली ये सीन होता है सर, ये एल्गोरिदम में काम करता है, ये जो डिक्रिप्शन वाला चीज़ है। एंड इसके लिए करना पड़ेगा आप स्टडी। एंड ये सर काफ़ी मुश्किल है इसको समझना। एंड जो समझ जाते हैं हैकर्स, कंपनी हायर करते हैं जो ये सब समझते हैं एल्गोरिदम को, तो उसी को हायर करते हैं ताकि वो कुछ डाटा बैकअप कर दे। एंड जो डिक्रिप्शन की बात रही, तो काफ़ी बार होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अपने लैपटॉप में बीट लॉकर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है विंडोज़ के अंदर। जब भी आप अगर कोई डिस्क को इनक्रिप्ट करते हैं, तो बीट लॉकर करता है कि डिक्रिप्ट करने का पहले आपको एक पासवर्ड मांगता है, और सॉरी, इनक्रिप्ट करने का पहले पासवर्ड मांगता है, ताकि अगर आपको कोई फाइल डिक्रिप्ट करना हो तो आप उसे पासवर्ड दे के अपनी जो भी डाटा है उसे डिक्रिप्ट कर सकें। तो यही सीन है ओके, सर। ओके, ओके। तो एक नॉर्मल बंदा जिसको कोई नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का, कोई मतलब कि कुछ फंडामेंटल्स उसको नहीं पता, तो क्या वो बंदा खुद से इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा? जी सर, कभी नहीं कर पाएगा। ओके, ओके। आपने मेंशन करके रखा है कि आप एक्सपीरियंस्ड इन थ्रेट एनालिसिस हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि ये क्या होता है, कैसे वो करता है ये? थ्रेड एनालाइस्ट मतलब होता है कि जो भी आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी आ रहा है, वो कुछ एक्टिविटी कैसा कर रहा है वो देखना होता है, मॉनिटरिंग। उसमें ओके, मॉनिटरिंग करना पड़ता है। आप जो भी सर्वर के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है, वो किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, कोई मलेशियस ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है, ये सब मॉनिटरिंग करना पड़ता है। एंड कंपनी अगर जाए जॉब के लिए, ट्रेड एनालिस्ट के लिए, तो सबसे पहला काम आपको यही मिलेगा कि मॉनिटरिंग करने का। एंड मॉनिटरिंग में होता है ओके, कि मॉनिटरिंग करते कैसे, जैसे कि हो गया आईडीएस, फायरवॉल, ये सब में वो क्या करते हैं, रूल्स वगैरह सेट करते हैं, ताकि जो भी मलिशियस एक्टिविटी दिखे वो एक अलर्ट जनरेट कर दें, ताकि उन्हें पता चल जाए। एंड ओके, एंड दिन भर उन्हें देखते रहना पड़ता है मॉनिटर, ताकि उन्हें पता चलता रहे कैसा ट्रैफिक आ रहा है कैसा नहीं। ओके। तो आई होप कि ये इस फील्ड में आपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी फेस किए होंगे, जी तो सर। अगर आप कुछ वो शेयर करना चाहेंगे तो? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जब मैं ज्वाइनिंग के लिए कर रहा था,
मतलब मुझे कोर्स सीखना था एंड मैं अपना फैमिली को एक चीज़ बोला था कि मम्मा पापा मुझे ये कोर्स करना है। तो सीन क्या होता है, मेरे घर वालों को भी पता नहीं क्या चीज़ है हैकिंग, मतलब सब इलीगल सोचते हैं कि ये कर रहे हैं हम्म। वो कर रहे हैं बैंक अकाउंट के रिलेटेड, ये सब मतलब 2 नंबर का काम कर रहे हैं। तो हम्म। मेरा एक दीदी था, दीदी को मैंने बोला कि मुझे ये करना है, ये ऐसा ऐसा चीज़ है। दीदी वो टाइम कॉलेज कर रहा था तो दीदी को सब थोड़ा समझ था। तो मैंने दीदी को पहले ओके। समझाया कि दीदी ऐसा ऐसा सीन है, मुझे इथिकल हैकिंग करनी है एंड मुझे इंटरेस्ट है ये फील्ड में आगे बढ़ना है एंड मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ आगे चल के। तो मैंने दीदी को समझाया कि ऐसा ऐसा सीन है, मैंने यहाँ पे बात किया, इतना फ़ी मांगा हुआ है एंड अभी आप फ़ोन करके मम्मी पापा को समझा दो कि ये कैसा चीज़ है। तो दीदी ने हम्म। फ़ोन वोन करके समझाया। फिर भी कुछ दिन के बाद पापा लोग को मैंने भी समझाया, मतलब पापा लोग विश्वास कर नहीं रहे थे। मतलब हैकिंग चीज़ ऐसा है कि सबके माइंड में गलत थॉट रहता है। तो सीन यही था हम्म। सर कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता, लेकिन जब घर वालों को अच्छा से समझाया तो समझ गए। उसके बाद पापा ने मुझे खुद आया छोड़ने, एडमिशन उडमिशन करा के चले गए फिर। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। ओके। तो एक सवाल था आपसे कि हम लोग का इंस्टा में या जी फेसबुक में बहुत सारे ऐसे डीएम्स आते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि जिनको सीखना है कि इंस्टाग्राम कैसे हैक होता है, व्हाट्सएप कैसे हैक होता है, फेसबुक कैसे हैक होता है। तो आप जी। उन लोग से क्या बोलना चाहेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंस्टाग्राम का रिसर्चर्स हैं वो काफ़ी करोड़ों में पैकेज लेके बैठे हैं एंड ये इतना इजी होगा नहीं, क्योंकि वो हमसे भी एक्सपर्ट है कि ये सब के चीज़ों में, तभी जाके वो करोड़ों की पैकेज में बैठे हुए वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपको एक चीज़ करना पड़ेगा इंस्टाग्राम को हैक, तो 0 डे वल्नरेबिलिटी में आप कर सकते हैं। जैसे उनका कोई अपडेट आए वो टाइम आप कर सकते हैं, एक दिन के अंदर ही करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें पता चल ही जाएगा। एंड ओके। अगर हैक करना चाहे तो दूसरा तरीका जो कि काफ़ी ईजी है वो है एंड्रॉयड हैकिंग के थ्रू। इससे ओके। काफ़ी ईजी हो जाता है सब कुछ, क्योंकि ओके। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड काफ़ी उसमें रिसर्चर्स भी है जो काम कर रहा है। तो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू हैक करना मुश्किल है, तो उसका फ़ोन इजीली हैक हो सकता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ओके। तो आज की डेट में क्या, मतलब कि जो लोग जैसे सोचते हैं कि हाँ, जैसे जैसे बेसिकली मूवीज में हम लोग को पोर्ट्रे किया है कि आके एक है बंदा आता है पोपी वोपी पहन के, कुछ खट 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 टाइप किया और सब कुछ हैक हो गया। क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, ये सिर्फ फिल्मों में सही लगता है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में है इसमें हैकिंग करने काफ़ी साल लग जाता है। अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को हैक करना तो कम से कम 2 साल कम से कम लग जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें काफ़ी तो चीज़ होता है। तो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसा कि हम लोग को दिखाया जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है उतना इजी, जिसे वो सिर्फ राइट? मूवी के लिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। ओके। तो एक चीज हम लोग तो बहुत फेस करते हैं, आप भी क्या वो चीज फेस कर चुकी है? हम लोग का दोस्त सर्कल में जब हम लोग बैठे रहते हैं तो कोई दोस्त जी आके बोल दे कि अरे तू तो हैकिंग करता है, मैं कैसे मान लूं तू हैकिंग करता है, चल मेरा अकाउंट हैक करके दिखा, मेरा गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक करके दिखा। क्या ये चीज भी आप फेस करते हो? सर, काफ़ी ज़्यादा। तो आप उनको कैसे टैकल करते हो? सर नहीं बता सकता। ओके। ओके। तो एक बहुत ही हम लोग से पूछा जाने वाला सवाल आपसे अभी पूछेंगे जी कि आप डार्क वेब एक्सेस किए हो? जी सर। क्या था एक्सपीरियंस? सर फर्स्ट टाइम जब आप एक्सपीरियंस लेंगे तो फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मज़ेदार होगा। मतलब काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे कि ये सीन होता है, ये ड्रग्स मिलता है, गन मिलता है, हैकिंग के टूल्स भी काफ़ी मिलते हैं, है ना? एंड काफ़ी कुछ देखने को भी मिलेगा एंड वहाँ से आप कुछ सीख भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इलीगल काम ही होता है, काफ़ी कुछ आपको वहाँ से जानकारी भी मिलता है, सीखने को भी मिलता है। तो काफ़ी ओके। मज़ेदार है ये चीज़ एंड जो भी मैं कहूँगा, जितना हो सके अगर कोई हैकर्स है या साइबर सिक्योरिटी फील्ड के, तो उन्हें डेली कम से कम आधे घंटे या 1 घंटा डेली डार्क वेब को एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिले। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि उधर गन्स वगैरह सब कुछ मिलता है और ड्रग्स मिलता है, तो जी। इसको थोड़ा सा आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसा होता है, कि इसका प्रोसेस क्या होता है, या जो हम लोग का जो गवर्नमेंट है इन सब पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा?
सर एक्चुअली सिम के डार्क वेब को इसी तरह बनाया ताकि कोई, जैसे कि एक्सप्लेन करूँ मैं अच्छे तरीके से, तो ये जो वेबसाइट उनका बनता है ये कुछ टेम्पोररी के लिए बनाया जाता है ताकि वो जब भी ओके, अपना काम वाम करें उन वहाँ से निकल जाए। गवर्नमेंट इसे बैन इसलिए नहीं करती क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे काफ़ी डाटा वाटा रखती है, जैसे कि कोई आर्मी टीम हो गई, वो अपने जो भी बात बात होता है या जो भी इंडिया से अगर पाकिस्तान बात करना हो तो गवर्नमेंट को या कोई आर्मी टीम को, तो वो करते क्या है, एक चैट चैट रूम बनाते हैं, वहाँ पे सब अपना चैटिंग वगैरह करते हैं एंड अपना डाटा वगैरह वहाँ पे रखते हैं, शेयर करते हैं। तो उसके लिए अच्छा, गवर्नमेंट इसे बैन वैन नहीं करती। ओके। तो गवर्नमेंट जो चैट रूम बनाता है, तो जी वो एक नॉर्मल हैकर जो उसी डार्क वेब पे बैठा है, तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा वो? सर, कर पाते हैं, मतलब ये कर सबके पाते लिए हैं। पब्लिक होता है। ओके, ओके। तो मैंने काफ़ी सुना है कि वहाँ पे लाइक रेड रूम्स है, टॉर्चर रूम्स है। आप जी कभी ये सब चीज़ें एनकाउंटर किए हो? जी सर, उसमें आपको रेड रूम में काफ़ी सारा वीडियो वगैरह मिल जाएगा जो कि काफ़ी मर्डर वगैरह का ही होता है सीन ज़्यादातर। तो मैं ये सब इतना देखता नहीं मतलब मैंने ओके, 2-3 बार देखा है, मर्डर वाला ही सीन होता है, सीसीटीवी कैमरा से फुटेज वगैरह दिखाया जाता है, ऐसा ऐसा सीन होता है रूम में, ये कर दिया, मतलब ये सभी सीन चलता है। तो मुझे ये सब तो इतना ये काफ़ी पसंद है डरावना नहीं होगा। फिलहाल। तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा डरावना भी होगा। काफ़ी है। एंड मैं दूसरा चीज़ ये है डार्क वेब की कि आप अगर किसी को पैसा देकर अगर किसी को मराना चाहते हो या उसका खून करना चाहते हो या कुछ भी किडनैप करना चाहते हो तो आप डार्क वेब में पैसा देकर ये चीज़ करा सकते हैं। जी, एंड हिटमैन हायर कर सकते हैं हम लोग बेसिकली। जी, एंड दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर बोलूँगी नहीं, ठीक है बोल रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप डार्क वेब से, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं है एंड आप चाहते हैं कि उसके रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाएं, तो आप ये भी उन्हें पैसा देके करा सकते हैं एंड किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने वाली। अच्छा, जी सर। ओके। तो आपको डार्क वेब में बेसिकली सबसे इंटरेस्टिंग क्या चीज़ लगा? इंटरेस्टिंग चीज़ सर मुझे ये लगता है कि मैं जब भी डार्क वेब एक्सप्लोर करता हूँ तो मैं सबसे पहले एक चैट रूम ढूंढता हूँ। चैट रूम में जाके हुँ, उनकी जो बातें वगैरह होती हैं मैं उसे पढ़ता हूँ, मतलब मुझे मज़ा आता है सब चीज़ जानने में कि क्या चल रहा है, क्या आपस में बातचीत हो रहा है। इससे मतलब जो ओके, भी बात होता है इलीगल टाइप में होता है तो मुझे ये सब इंटरेस्टिंग लगता है, कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन वाला बात होता है। ओके। तो ऐसा कुछ अगर आप कन्वर्सेशन आप अगर आपको अगर याद हो कि आपको खुद लगा कि अरे यहाँ पे मैं नहीं होना चाहिए था मेरे को या जैसे कुछ? कि सर मैं बताऊँ, एक चैट रूम था जिसके अंदर मैंने गया था और वहाँ पे चैट रूम में सीन क्या चला था, काफ़ी सारे हैकर्स ही थे सब, मतलब ऑलमोस्ट जो भी डार्क वेब यूज़ करते हैं हैकर्स ही होते ज़्यादातर। तो वहाँ पे मैं बस चैट वेट पढ़ रहा था उनका एंड मैं थोड़ी देर बाद चैट में मतलब हुआ गया था, वो आपस में बातचीत कर रहे थे, कैसा है कैसा नहीं, कहाँ से बिलोंग करता है, ये सभी नॉर्मल चैट था। तो मैंने क्या किया, वहाँ हुँ, से वापस आ गया, मतलब बैक कर दिया चैट रूम से। फिर मुझे वो चैट रूम में इनवाइट मिला, फिर मैं वहाँ पे इनवाइट करके एक्सेप्ट किया, तो उन्हें मेरा पूरा डिटेल्स मिल चुका हुआ था कि मेरा नाम ये है, मुझे पूरा मेंशन कर रहे हैं कि भाई तेरा ये नाम है, ओके, ये डाटा लीक मत करना। अब हमने जो ये बात करा मतलब नॉर्मल चैट था, फिर भी उन्होंने मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ओके, ये मत करना वो मत करना। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ से वापस लीव हो गया। ओके। तो आपको पता लगा कि उनको आपका डेटा वगैरह मिला कहाँ से? सर सब? मैंने उसमें एक गलती कर दिया था, मेन सीन क्या है, जब भी आप टॉर ब्राउज़र को विजिट करते हैं या जब भी आप टॉर ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो टॉर ब्राउज़र का जो पॉलिसी है वो वहाँ पे लिखा गया हुआ है कि जो आपका स्क्रीन है वो हमेशा छोटा होगा, ओपन होता है जब भी आप टॉर ब्राउज़र ओपन कीजिएगा, वो फुल स्क्रीन जी। में कभी ओपन नहीं होता। तो मैंने उस दिन हुँ, करा गया था वो, मैंने पूरा फुल स्क्रीन कर दिया था ये चीज़। तो मेरे ख्याल से ओके। शायद उसके थ्रू उन्हें पता चला हो। लेकिन ये हाफ स्क्रीन जैसा कि टॉर ब्राउज़र ओपन होता है डिफ़ॉल्ट, जी छोटा वाला स्क्रीन में, तो उससे अगर हम नॉर्मली फुल स्क्रीन में मतलब कि स्विच कर ले, तो इसमें क्या हो जाता है बीच में? कि सर। एक्सेस मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाता है? सर ये चीज़ का तो इतना नॉलेज है नहीं मुझे फ़िलहाल, लेकिन मुझे ओके, जितना पता है वो उसके वहाँ पे पॉलिसी पर के, तो वहाँ पे इतना हुँ, कुछ मैंने
पढ़ा नहीं, मतलब इतना ही मैंने बस देखा है कि मिनिमम वाला, उसके बाद इतना आइडिया है नहीं फिलहाल। ओके, ठीक है। तो अभी फिलहाल डार्क वेब से थोड़ा हट के थोड़ा बाहर निकलते हैं इससे, जी सर। ठीक है, वरना कॉन्वर्सेशन बहुत ही लंबा खींच जाएगा अभी। जी तो आप एक बात बताओ, आप तकरीबन कितना सालों से बोले कि साइबर सिक्योरिटी या नीति के हैकिंग के फील्ड में हो? मैं सर 2 इयर्स प्लस। 2 इयर्स प्लस। तो ये जी 2 इयर्स में आप क्या क्या दिक्कतों को फेस किया, या कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल्स को डेवलप किया अपने अंदर? जैसे ही सर स्टार्टिंग में होता है क्या है, मैंने प्रोग्राम भी करा था, तो मैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग को बोलता हूँ। तो प्रोग्रामिंग में मतलब सीन क्या था, प्रोग्रामिंग कुछ भी समझ आने वाला चीज़ तो है ना सर स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग। तो सीन ये जी। था कि प्रोग्रामिंग हमें सिखाया जाता था स्कूल में, आधे घंटे आधे घंटे बाद पूरा दिमाग से गायब। सीन ये चल रहा था प्रोग्रामिंग में। ये काफ़ी फेस किया, उसका प्रैक्टिस वगैरह किया रात रात भर। तो उसमें भी काफ़ी एरर्स मिले, काफ़ी रात रात तक प्रैक्टिस करने के बाद भी एरर मिल ही जाते थे, चाहे कुछ भी कर लो। तो ये मैंने प्रोग्रामिंग में फेस किया। एंड जो साइबर सिक्योरिटी में फेस किया, वो तो सर स्टार्टिंग में मैं 12 के बाद डायरेक्ट ये चीज़ कर रहा था। तो मैं आईटी ओके। फील्ड से तो था नहीं, तो मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये सब कुछ भी पता ही नहीं था। तो स्टार्टिंग में लिनक्स पढ़ने में भी काफ़ी मुश्किल पड़ा, कमांड याद रखने, जो कि काफ़ी मुश्किल था। एंड जो सीएस में था, सीएस जैसे ही स्टार्ट हुआ उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया। उसमें प्रैक्टिकल वाईफाई हैकिंग, एंड्रॉयड हैकिंग सब सिखाया जाता था, तो उसमें इंटरेस्ट जगते गया। एंड इंटरेस्ट आते गया अंदर से ही, मैं खुद भी प्रैक्टिस करते गया, उसका सब मज़े में चलने लग गया। ओके। ओके, तो बेसिकली अभी 2025 तो फिलहाल आने वाला है। जी तो इसके लिए एक एक बंदा जो इस फील्ड में आना चाहता है, तो जी। उसको आप क्या टिप्स दोगे कि क्या स्किल वो अपने अंदर डेवलप करे ताकि वो इस फील्ड में कुछ बड़ा कर पाए? सबसे पहले तो उसे बेसिक कम विंडोज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेटवर्किंग होती क्या है, टीसीपी यूडीपी होता है कैसे, ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। उसके बाद उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्च लिनक्स, उबंटू, ये सब काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। जो मेन नॉलेज होना चाहिए वो लिनक्स, क्योंकि लिनक्स में प्री इंस्टॉल टूल्स सब मिल जाते हैं हैकिंग के लिए। जो नहीं मिलते वो इजीली हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं। तो लिनक्स अगर परफेक्ट है तो काफ़ी अच्छा बात है। एंड वही उसके प्रोग्रामिंग तो स्टार्टिंग में फ़िलहाल काम आती नहीं है, एंड प्रोग्रामिंग इतना काम भी नहीं आता मुझे ऐसा लगता है। प्रोग्रामिंग का बस कॉन्सेप्ट समझ जाना इतना काफ़ी है एक हैकर के लिए, कि वो प्रोग्राम क्या कर रहा है, क्या चीज़ एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो तो प्रोग्रामिंग सिखाता ही है आपको, राइट? जी तो वो क्या आपको फ्यूचर में ताकि कोई दिक्कत ना आए, या आपका एक सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड करने के लिए, क्या वो सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखाता है या कुछ और भी इसका बेनिफिट्स रहता है? जिसे हमें प्रोग्रामिंग सिखाया था। एंड एक अच्छा चीज़ काफ़ी सिखाया था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें हमें इंग्लिश सिखाया गया, मतलब ए टू जेड जॉब के लिए प्रिपरेशन कराया गया था। एंड ओके। ओके। जी ओके, तो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में अभी आने वाला जो टाइम है, 2 साल या 5 साल, उसमें कंपटीशन कितना हाई होने वाला है? देखिए सर, पहले के मुकाबले बात किया जाए तो 2000 के मुकाबले 2000 में हैकिंग के बारे में कोई जानता ही नहीं था, लेकिन आज के डेट पे ऑलमोस्ट काफ़ी लोग जानते हैं। मतलब जानते हैं, मतलब मैं वो बोल रहा हूँ 2000 के जो समय था उसमें काफ़ी को लगता था कि हैकिंग नॉर्मल है, ये है हैकिंग से ये होता है, लेकिन आज के समय में सबको लगता है कि हैकिंग एक लीगल चीज़ है। एंड काफ़ी बंदे इसमें स्विच भी कर रहे हैं, हैकिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो ये आगे चल के ये काफ़ी एक बड़ा बन सकता है, कंपटीशन काफ़ी हो सकता है, क्योंकि सबको ये चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि हैकिंग है ही चीज़ कि सामने वाला नाम सुनते हैं मतलब अंदर से एक इंटरेस्ट आने लग जाता है। सीन ये है। हम्म। लेकिन सर इसमें जॉब के लिए बात करें तो काफ़ी कैरियर है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, तब सर काफ़ी आगे तक का फ्यूचर है। ओके। ओके, तो हम लोग ऑलमोस्ट एंड में आ ही गए हम लोग का पॉडकास्ट में। जी तो एक लास्ट सवाल आपसे पूछना था कि इसमें अगर मान लीजिए कोई कोई बंदा अभी लर्निंग चालू किया,
जी। तो उसमें फ्यूचर में उसका क्या-क्या जॉब्स उसके लिए मतलब क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्या उसका फ्यूचर स्कोप रहेगा, ये सब बेसिकली अगर आप बताना चाहें तो? सर स्कोप की बात करें तो सबसे पहले तो उसे हो सकता है नेटवर्किंग में उसे जॉब मिल जाए या फिर कोई मॉनिटरिंग में, ये दोनों में मिलेगा या फिर कोई छोटी कंपनी होगा तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ही मिल जाएगा। एंड कुछ एक्सपीरियंस होने का वो सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होती है सर्टिफिकेट मांगते ही है कि आपने क्या हुँ, सर्टिफिकेट किया। उन्हें स्किल से मतलब तो होता ही है, लेकिन सर्टिफिकेट से ही मतलब होता है कि आपने क्या क्या किया, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आज तक आपने क्या किया। एंड आपके पास स्किल्स भी है, सर्टिफिकेट भी है, तो एक अच्छा आपको जॉब मिल सकता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए या फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके रिगार्डिंग सर ओके, काफ़ी जॉब है। ओके। तो ये एक बेटर फ्यूचर ऑप्शन हो सकता है। 100% सर। ओके, ठीक है नीतीश जी, तो आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। जी सर। थैंक यू थैंक यू सर। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।